नमस्कार। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, शांति सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, ये न्याय की उपस्थिति है। और जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो यह न्याय का एक बहुत ही बुनियादी पहलू है। आज 16 अक्टूबर 2025 विश्व खाद्य दिवस है और ये दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 80वीं वर्षगांठ भी है। सोचिए, 8 दशक। एक ऐसी संस्था जो इतने सालों से भुखमरी मिटाने और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए काम कर रही है। आज हम इसी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और हमारी चर्चा का आधार है ऑब्जर्वेटरी रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में प्रकाशित एक हालिया लेख। इस साल की थीम है बेहतर खाद्य और बेहतर भविष्य के लिए हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। ये थीम सीधे FAO की हैंड इन हैंड पहल की ओर इशारा करती है। ये पहल क्या है? ये असल में सबूत आधारित देश केंद्रित साझेदारियों पर जोर देती है ताकि कृषि खाद्य प्रणालियों में बदलाव लाया जा सके और खाद्य सुरक्षा पक्की हो सके। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, मतलब मेंस के GS पेपर 3, कृषि और खाद्य सुरक्षा, और प्रीलिम्स के लिए भी। और जाहिर है उन सभी के लिए जो इस वैश्विक चुनौती को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। और आज का जो संदर्भ है, मतलब जो दुनिया के हालात हैं, वो इसे और भी गंभीर बना देते हैं। हम ये दिवस मना रहे हैं जब जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में झगड़े चल रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी स्थिर नहीं है। ऐसे में ये थीम सरकारों, किसानों, निजी क्षेत्र, समुदायों, सबको साथ मिलकर काम करने की जो तत्काल ज़रूरत है, उसे रेखांकित करती है। लक्ष्य तो एकदम साफ है, ऐसी खाद्य प्रणालियां बनाना जो न केवल टिकाऊ हों, मतलब सस्टेनेबल हों, बल्कि लचीली भी हों और पोषण युक्त भी। ये वाकई एक अजीब सी बात है ना? और ORF का लेख भी इसी तरफ ध्यान खींचता है। दुनिया आज लगभग 8.2 अरब लोगों का पेट भरने के लिए काफी भोजन पैदा करती है। इसके बावजूद 2024 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि करीब 673 मिलियन लोगों को साल में कभी ना कभी भूखे पेट सोना पड़ा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी पूरी वैश्विक व्यवस्था पर एक सवाल है। हाँ, और चिंता की बात यह भी है कि जो थोड़ी बहुत प्रगति हुई है, वो हर जगह एक जैसी नहीं है। अफ्रीका और पश्चिमी एशिया जैसे क्षेत्र हैं जहां स्थिति खास तौर पर मतलब गंभीर बनी हुई है। इसका मुख्य कारण वहां चल रहे संघर्ष और साथ ही मौसम की मार, मतलब बाढ़, सूखा वगैरह। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के हालिया आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। गाजा, सूडान, हेती जैसे जो संकटग्रस्त इलाके हैं, वहां करीब 1.9 मिलियन लोग विनाशकारी भुखमरी का सामना कर रहे हैं। कैटास्ट्रोफिक हंगर, ये भुखमरी का सबसे भयानक स्तर है। उफ। जी, ये एक मानवीय त्रासदी है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। और इसके साथ ही अगर हम कुपोषण की बात करें, मतलब अंडर नरिशमेंट, तो दुनिया भर में 733 मिलियन लोग इसका शिकार है। और एक और परेशान करने वाली बात ये है कि खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतें और जीने का बढ़ता खर्च, इसके कारण दुनिया भर में लगभग 2.8 अरब लोग अच्छा सेहतमंद खाना खरीदने में असमर्थ हैं। तो ये सिर्फ पेट भरने की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि सही पोषण जो हमारे विकास के लिए ज़रूरी है उस तक पहुंच की भी लड़ाई बन गई है। और ये जो कृषि खाद्य प्रणालियां हैं जिन पर हम सब निर्भर हैं और जो दुनिया भर में करीब 1 अरब लोगों को रोजगार देती हैं, वो खुद भी ज़बरदस्त दबाव में है। निश्चित रूप से ये प्रणालियां, आप कह सकते हैं, एक दोधारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ जिंदगी का आधार है तो दूसरी तरफ दुनिया भर में जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, उनमें लगभग 1/3 हिस्सा इन्हीं का है। 1/3। जी हाँ। और साथ ही जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता, पानी जैसे जो हमारे प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, इन सब का भारी बोझ भी इन्हीं पर है। IPCC मतलब इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके आकलन साफ दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने दक्षिण एशिया समेत दुनिया के कई हिस्सों में फसलों की पैदावार पर बुरा असर डाला है। हम देख रहे हैं कि उत्पादकता घट रही है, बुवाई और कटाई का समय बदल रहा है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, और फसलों पर कीड़े और मौसम की मार जैसे सूखा या बाढ़, उसका खतरा भी बढ़ गया है। और जैसे ये सब काफी नहीं था, 2022 में जो यूक्रेन संकट शुरू हुआ, उसने तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा की हालत और खराब कर दी। ORF लेख के मुताबिक उस संकट के कारण दुनिया भर में खाने की चीजों की कीमतें औसतन 14% बढ़ गईं। 14%? हाँ,
और इससे 71 मिलियन और लोग गरीबी में चले गए। तो ये इतनी सारी उलझी हुई चुनौतियां हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो फिर रास्ता क्या है, समाधान कहाँ है? अच्छी बात यह है कि पूरी तरह निराशा नहीं है, उम्मीद की कुछ किरणें भी दिख रही हैं। खासकर ये जो टिकाऊ कृषि पद्धतियां हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, उनमें उदाहरण के लिए पुनर्योजी कृषि या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये ऐसी तकनीकें हैं जो न सिर्फ मिट्टी की सेहत सुधारती हैं और जैव विविधता बढ़ाती हैं, बल्कि ये कार्बन को सोख कर उत्सर्जन कम करने और साथ ही लंबे समय में पैदावार सुधारने में भी मदद कर सकती हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ खेती के तरीके बदलने से शायद बात ना बने। यहाँ पर शासन मतलब गवर्नेंस और सहयोग कोलैबोरेशन, इनकी भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ORF लेख में एक 2024 की समीक्षा का जिक्र है जिसमें 34 अलग-अलग शासन मॉडल्स को देखा गया। अच्छा। क्या पता चला उसमें? उसका एक दिलचस्प नतीजा ये है कि सिर्फ ऊपर से नीचे वाले यानी टॉप डाउन या सिर्फ नीचे से ऊपर वाले बॉटम अप मॉडल उतने कारगर नहीं हैं जितने कि वो मॉडल जिनमें सबकी भागीदारी हो और जो हाइब्रिड हो। हाइब्रिड मतलब वो मॉडल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ मिलाते हैं। इन्हें पॉलीसेंट्रिक यानी बहुकेंद्रित शासन व्यवस्था कहा गया है। पॉलीसेंट्रिक, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा शब्द लगता है। आसान भाषा में क्या मतलब है इसका, और ये खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी क्यों है? पॉलीसेंट्रिक का सीधा मतलब है बहुत सारे केंद्रों वाला। खाद्य प्रणालियों के लिहाज से देखें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां फैसले लेने और उन्हें लागू करने में सिर्फ सरकारी शामिल नहीं होती, बल्कि कई अलग अलग लोग या संस्थाएं शामिल होती हैं, जैसे केंद्र और राज्य सरकारें, निजी कंपनियां, किसानों के संगठन, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट और यहां तक कि स्थानीय समुदाय भी। अच्छा, मतलब सब मिलकर काम करें। बिल्कुल। आप इसे एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जैसा समझ सकते हैं जहां अलग अलग विशेषज्ञ मिलकर मरीज का इलाज करते हैं, बजाय इसके कि एक ही डॉक्टर सब कुछ करे। समीक्षा बताती है कि ऐसे जो बहुकेंद्रित मॉडल होते हैं वो ज्यादा समावेशी होते हैं, मतलब सबको साथ लेकर चलते हैं और उनके नतीजे भी लंबे समय तक टिकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये व्यवस्थाएं सिस्टम की जो अनुकूलन क्षमता है, एडेप्टिव रेजिलियंस, उसे मजबूत करती हैं। इससे होता यह है कि खाद्य प्रणालियां किसी महामारी या बाढ़ या सूखे जैसे अचानक आने वाले झटकों का बेहतर सामना कर पाती हैं। ये तो हुई शासन की बात, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। अकादमिक दुनिया में भी, मतलब रिसर्च में, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं, फूड सप्लाई चेन्स में स्थिरता और सहयोग पर ध्यान तेजी से बढ़ रहा है। लेख में 500 से ज्यादा अध्ययनों की एक हालिया समीक्षा का जिक्र है। उसमें पाया गया कि 2020 के बाद से सहयोग, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी मतलब खाने की चीज कहाँ से आई, कैसे आई, उसकी पूरी डिजिटल निगरानी रखना। हाँ बिल्कुल, और सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था, इन रणनीतियों पर शोध में काफी तेजी आई है। बिल्कुल सही। इसमें ब्लॉकचेन जैसी जो नई तकनीकें हैं वो पारदर्शिता और ट्रेसेबिलिटी में सुधार करके खाने की बर्बादी और नुकसान को कम करने में मदद कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आप सोचिए, आप अपने फोन से स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपके हाथ में जो सेब है वो किस बाग से और कब तोड़ा गया था। अरे वाह! जी। इसी तरह सर्कुलर इकोनॉमी के जो मॉडल हैं वो खेती के कचरे या उप उत्पादों जैसे पराली है या गन्ने की कोई, उसको पशुओं के चारे या बायो एनर्जी में बदल रहे हैं। इससे संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर ORF लेख भी इशारा करता है। क्या? वो ये कि ये जो ज्यादातर शोध और तकनीकी विकास है ये अभी भी अमीर देशों यानी ग्लोबल नॉर्थ में ही हो रहा है, जबकि दुनिया भर में भुखमरी का लगभग 80% बोझ गरीब और विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ पर है। ये तो गंभीर असंतुलन है। जी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये नए तरीके और ये ज्ञान उन इलाकों तक पहुँचे जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और यहीं पर वो हैंड इन हैंड वाली सहयोग की भावना काम आती है। और आजकल जो अंतः विषय अध्ययन हो रहे हैं, मतलब जिनमें कई विषय मिलकर काम करते हैं, वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि स्थायी और न्याय संगत खाद्य प्रणालियों के लिए हमें सिस्टम थिंकिंग अप्रोच अपनानी होगी। ये सिस्टम थिंकिंग क्या चीज़ है? ये इस पहेली को सुलझाने में कैसे मदद करती है? सिस्टम थिंकिंग का मतलब है किसी समस्या को अलग अलग टुकड़ों में ना देखकर उसे एक पूरे, एक दूसरे से जुड़े हुए तंत्र यानी सिस्टम के रूप में समझना। जैसे कोई अच्छा मैकेनिक होता है ना, वो सिर्फ खराब पुर्जे को नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि वो पुर्जा बाकी मशीन को कैसे प्रभावित कर रहा है और बाकी मशीन उसे कैसे।
हाँ, समझ गया। तो खाद्य प्रणालियों के संदर्भ में इसका मतलब है खेती, फिर प्रोसेसिंग, भंडारण, वितरण, उपभोग और आखिर में कचरा प्रबंधन। इन सभी कड़ियों और उनके बीच के जो जटिल रिश्ते हैं, जैसे पानी, ऊर्जा, मजदूर, नीतियां, इन सबको एक साथ समझना। ओआरएफ लेक में फ्रंटियर्स इन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स नाम के जर्नल में छपे 2025 के एक अध्ययन का उदाहरण दिया गया है। जी। उस अध्ययन ने सिस्टम थिंकिंग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करने की वकालत की, मतलब चित्र बनाकर इन संबंधों को दर्शाना, ताकि खाद्य प्रणालियों के ये जो आपसी जुड़ाव हैं उन्हें मैप किया जा सके। और इस तरह से मैप करने का मतलब चित्र बनाने का क्या फायदा है? फायदा यह है कि इससे हमें उन खास जगहों या लीवरेज पॉइंट्स की पहचान करने में मदद मिलती है, जहां अगर हम छोटे और सही जगह पर हस्तक्षेप करें तो पूरे सिस्टम में बड़े अच्छे बदलाव ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि पारिस्थितिकी संक्रमण, एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशंस को बढ़ावा देना, मतलब ऐसी खेती करना जो स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल हो। ये एक ऐसा लीवरेज पॉइंट हो सकता है जो जैव विविधता और पोषण दोनों को एक साथ बढ़ा दे। एक और दिलचस्प मेटा विश्लेषण हुआ जिसमें 120 से ज्यादा फ्रेमवर्क का अध्ययन किया गया। उसमें पाया गया कि साझेदारी घनत्व, पार्टनरशिप डेंसिटी, साझेदारी घनत्व, ये क्या होता है? मतलब किसी सिस्टम में कितने अलग अलग हितधारक स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये पाया गया कि इस तरह के जो सहयोगात्मक संकेतक हैं वो स्थिरता स्कोर में 25% तक की बढ़ोतरी से जुड़े हुए हैं। 25%? जी, ये फिर से उसी बात पे जोर देता है कि मिलकर काम करना कितना जरूरी है। और शायद यहीं पर FAO की वो हैंड इन हैंड पहल HIH, जिसकी बात इस साल की थीम में भी है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हैंड इन हैंड पहल FAO का एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि समावेशी, जलवायु के प्रति लचीले और टिकाऊ तरीकों से कृषि खाद्य प्रणालियों के बदलाव में तेजी लाई जाए। इसके लक्ष्य सीधे सतत विकास लक्ष्यों SDGs से जुड़े हैं। गरीबी मिटाना SDG 1, भूख और कुपोषण खत्म करना SDG 2, असमानताएं कम करना SDG 10 और जलवायु परिवर्तन के असर का सामना करने की क्षमता को मजबूत करना। ये पहल इस समय अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के करीब 80 देशों में चल रही है। इसके कार्यप्रणाली में, मतलब इसके काम करने के तरीके में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरी विकास पहलों से अलग बनाता है? इसकी एक बड़ी ताकत है आधुनिक डेटा और तकनीक का इस्तेमाल। ये पहल एडवांस जियोस्पेशियल एनालिसिस, मतलब सैटेलाइट इमेज और मैपिंग तकनीक के साथ साथ जमीनी सामाजिक आर्थिक डेटा और इन्वेस्टमेंट मॉडलिंग का उपयोग करती है। बाप रे, ये तो काफी टेक्निकल लग रहा है। लेकिन आसान शब्दों में कहें तो ये तकनीक और डेटा की मदद से ठीक उन भौगोलिक क्षेत्रों और उन कृषि गतिविधियों की पहचान करती है जहां अगर पैसा लगाया जाए, निवेश किया जाए तो गरीबी और भुखमरी कम करने पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अच्छा, मतलब अंदाजे से नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर। बिल्कुल, ये टारगेटेड अप्रोच है। इसके अलावा इसके अपने इन्वेस्टमेंट फोरम हैं जिनके जरिए ये पहल सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों से पैसा जुटाती है, ताकि जो पूरी वैल्यू चेन है उसमें नए तरीके लाए जा सकें, जलवायु अनुकूलन, क्लाइमेट एडेप्टेशन को बढ़ावा दिया जा सके और पोषण संवेदनशील कृषि, न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित किया जा सके। क्या जमीन पर इसके कुछ ठोस नतीजे भी देखने को मिले हैं? क्या ये वाकई काम कर रहा है? हाँ, ORF लेक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अलग अलग महाद्वीपों में HIH परियोजनाओं ने छोटे किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने में मदद की है, मतलब सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर न रहना। उन्हें जलवायु के झटकों जैसे सूखा या बाढ़ के प्रति अपनी सहनशीलता बढ़ाने में मदद मिली है और बेहतर और सही बाजारों तक उनकी पहुंच बनाने में भी मदद मिली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, पेरू, इथोपिया और प्रशांत क्षेत्र के जो द्वीपीय देश हैं जैसे स्थानों में HIH ने नए निवेशों को आकर्षित किया है। ये निवेश छोटे किसानों, जिनमें अक्सर महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में होते हैं, उनको स्थायी बाजार के अवसरों से जोड़ते हैं। साथ ही ये परियोजनाएं स्थानीय जैव विविधता की रक्षा करने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने पर भी ध्यान देती हैं। तो हाँ, ये जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की क्षमता रखता है, सही मायने में हैंड इन हैंड, यानी हाथ से हाथ मिलाकर काम करने के सिद्धांत पर।
तो ये सारी जानकारी जिनिया में भुखमरी के आंकड़े, खाद्य प्रणालियों की चुनौतियां, फिर पुनर्योजी कृषि से लेकर पॉलीसेंट्रिक शासन और सिस्टम थिंकिंग जैसे समाधान, और फिर हैंड इन हैंड जैसी पहल, इन सब बातों का निचोड़ क्या है हमारे श्रोताओं के लिए और खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मुख्य संदेश क्या है? देखिए, दुनिया भर के सबूत, अकादमिक शोध और जमीनी अनुभव सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। संदेश बिल्कुल साफ है। मिलकर किए गए प्रयास, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, जैसे कि हैंड इन हैंड पहल द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, वो 2030 तक भुखमरी को आधा करने का जो हमारा सतत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 जीरो हंगर है, उसे हासिल करने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अकेले अकेले काम करने से बात नहीं बनेगी। साझेदारी और समन्वय, पार्टनरशिप एंड कोऑर्डिनेशन, यही कुंजी है। तो विश्व खाद्य दिवस 2025 सिर्फ एक प्रतीकात्मक दिन नहीं है, बल्कि ये नीति बनाने वालों के लिए एक तरह का स्पष्ट आह्वान है कि वे ऐसी समावेशी और सबूत आधारित पहलों में निवेश करें, ऐसी पहलें जो ना सिर्फ भोजन का उत्पादन बढ़ाएं, बल्कि ये भी पक्का करें कि पौष्टिक भोजन सभी तक पहुंचे, खासकर सबसे कमजोर वर्गों तक। और साथ ही ये हम सभी उपभोक्ताओं के लिए भी एक याद दिलाने जैसा है कि हम अपने खाने पीने के विकल्पों के प्रति ज्यादा जागरूक बने और जहां तक हो सके स्थायी रूप से उगाए गए उत्पादों को चुनें। जैसा कि इस साल की थीम कहती है, हैंड इन हैंड, सहयोगी सभी के लिए बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलेगा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खाद्य प्रणालियों में जो स्थायी और न्याय संगत विकल्प हैं, उनको व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर और ज़्यादा प्रभावी ढंग से कैसे बढ़ाया जा सकता है? हम इन वैश्विक कोशिशों को ज़मीनी स्तर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि ये सिर्फ ऊपर से नीचे की पहल ना रहे, बल्कि एक असल जन आंदोलन बन सके? यदि इस गहन चर्चा ने खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के इन जटिल मुद्दों पर आपकी रुचि जगाई है, तो आप ऑब्जर्वेटरी रिसर्च फाउंडेशन ORF द्वारा प्रकाशित इस लेख को और विस्तार से जरूर पढ़ सकते हैं। हम भविष्य में भी यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण ऐसे ही विषयों पर गहन विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया है, तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी और भी महत्वपूर्ण चर्चाएं पहुंचा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।